नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और चीन पड़ोसी देश हैं और आपस में हमेशा ही सीमा विवाद को लेकर के उलझते ही रहते हैं। लेकिन समय समय पर कुछ ऐसे बिंदु देखे गए हैं जहां पर दोनों के साझा हित आकर के जुड़े हैं और ऐसे बिंदु पर दोनों ही देशों ने परिपक्वता दिखाई है और आपसी हित को ही महत्व दिया है। अब यहां बात की जा रही है कि भारत और चीन के बीच नई दोस्ती की सुगबुगाहट हो रही है और एक बार फिर से एक क्षेत्रीय संगठन जो पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में रहा है, उसकी प्रमुखता देखी गई है और उस संगठन का नाम है ब्रिक्स। देखिए, ब्रिक्स लगातार चर्चा में बना रहा है और ब्रिक्स का महत्व समय के साथ बढ़ता जा रहा है। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे ब्रिक्स के माध्यम से कैसे दोनों देश साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। खास करके यहां पर बात की गई है ह्वेनसांग। इनकी विरासत को यूनेस्को मान्यता दिलाने के लिए दोनों देश भारत और चीन संयुक्त पहल करते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये क्या है, चूंकि हम सभी जानते हैं ह्वेनसांग जो है एक तीर्थ यात्री रहे, ऐसे कह सकते हैं, या यात्री कह सकते हैं आप, जो कि भारत यात्रा पर आए, लंबे समय तक रहे और इनका मानना था कि बौद्ध धर्म से संबंधित जो ग्रंथ चीन में मौजूद है वह प्रमाणिक नहीं है, या कह सकते हैं उसमें कुछ तथ्यात्मक त्रुटि है। तो निश्चित तौर पर इन्होंने तय किया कि फिर बौद्ध धर्म का उद्गम कहाँ रहा है, तो भारत। तो क्यों ना भारत यात्रा पर चला जाए। ये वो दौर हुआ करता था जब चीन से बाहर यात्रा करना मना हुआ करता था, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद ह्वेनसांग भारत यात्रा पर आते हैं, काफी दुर्गम रास्ता तय करते हैं और लंबे समय तक भारत में रहते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ये सब हम देखेंगे, विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे और फिर देखेंगे कि अभी दोनों देश कैसे साथ आ गए इस मुद्दे को लेकर के, क्या ऐसा संयोग बन गया। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा यूपीएससी जीएस फाउंडेशन हाइब्रिड बैच इंग्लिश मीडियम का शुरू किया जा रहा है, यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप ले सकते हैं। दिल्ली सेंटर पर अगर बैच की बात करेंगे तो 15 जून 2026 यानी कि आज से, और प्रयागराज सेंटर पर बात करेंगे तो 7 जून 2026 से शुरू हो चुका है। यहाँ पर अगर फी की बात किया जाए तो 130 अभी नहीं देना है आपको, केवल और केवल 39,000 ही देने हैं। कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का वेबसाइट दिया गया है, जिस पर आप एनरोल करके अपने सिविल सर्वेंट बनने के कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बस ध्यान देना पड़ेगा कि आपको तत्परता दिखानी है। बैच दोनों जगह अब शुरू हो चुका है, तो आपका कोर्स छूट ना जाए। चलिए अब आते हैं चर्चा में क्यों आया। चूंकि यूनेस्को नॉमिनेशन को लेकर के बातें चली और इंडिया चाइना दोनों ह्वेनसांग के नाम पर सहमति दर्ज कराते हुए नजर आए। और यह कहां हुआ? ब्रिक्स में। ब्रिक्स, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि क्षेत्रीय संगठन है जिसमें चीन और भारत दोनों देश मौजूद है। ब्रिक्स देशों ने साझा सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने के लिए यह काम किया है। यूनेस्को की विभिन्न सूचियों में संयुक्त नामांकन दाखिल करने पर ये दोनों विचार कर रहे हैं और इसी क्रम में भारत और चीन द ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स में के संयुक्त प्रयास में अब बातचीत को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये दोनों देश देखेंगे लंबी सीमा साझा करते हैं और जहां जहां भी सीमा साझा करते हैं दोनों देशों के बीच आप देखेंगे विवाद 3 अलग अलग क्षेत्र पर है। लेकिन चाहे चीन हो चाहे इंडिया हो, कुछ बातों को लेकर के दोनों देश के साझा हित भी जुड़ते हैं और इन्हीं साझा हित को देखते हुए चूंकि दोनों ब्रिक्स में मौजूद है, इसीलिए ब्रिक्स के माध्यम से यह कोशिश की जा रही है कि जो साझा विरासत है, जो संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाया जाए। और इन्हीं सब चीजों के दौरान ह्वेनसांग के जो आप कह सकते हैं कुछ विरासत रही है, उसको यूनेस्को में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ पर जब बात करेंगे तो 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु और विद्वान ह्वेनसांग या ह्वेन त्वांग भी, त्वांगसांग ये कई जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है, इनकी यात्रा वृत्तांत एक पुस्तक है। हिंदी में इस पुस्तक को आमतौर पर CU की, देखिए ये ध्यान रखिएगा, अब ये विभिन्न परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि यह महत्वपूर्ण हो गया। यूपीएससी इस तरह के प्रश्न पिछले 2 साल से पूछना शुरू कर चुकी है। यूपीएससी का इस बार भी आपने क्वेश्चन पेपर देखा था, तो अब थोड़ा सा ध्यान रखना है। प्रश्न ये जो है ये पुस्तक का नाम है। इसके अलावा या इसी पुस्तक को पश्चिमी संसार के लेख के नाम से भी जाना जाता है। अब इसमें क्या है कि भारत और मध्य एशिया, ध्यान रखिएगा, मध्य एशिया और भारत, इसके कुछ महत्वपूर्ण बातों को लेकर के विस्तृत वर्णन किया गया ह्वेनसांग के द्वारा। क्या क्या?
इस एरिया में राजनीतिक स्थिति क्या है, इसके अलावा सामाजिक व्यवस्था क्या है, यहाँ के लोगों की धार्मिक स्थिति क्या है, और इस एरिया यानी कि भारत और मध्य एशिया के लोगों की सांस्कृतिक जो परिस्थिति है वो कैसा है, ये तमाम चीजों को लेकर के इस पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया। ह्वेनसांग लगभग 19 वर्ष भारत में यात्रा और अध्ययन के लिए रहे, तो एक लंबा समय अपने जीवन का उन्होंने यहाँ पर गुजारा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिहार में जो आप जानते हैं कि प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय रहा था, वहां जाकर के इन्होंने अध्ययन किया, जो दुनिया का सबसे पहला यूनिवर्सिटी रहा था। और इसके विवरण जो है प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के इतिहास के जो स्रोत रहे हैं वहां से हमें पहले भी देखने को मिला है। अब यहाँ पर बात है, संयुक्त नामांकन का प्रस्ताव आखिर आया कहां से, क्यों ऐसा करना पड़ रहा। देखिए, इस प्रस्ताव का नेतृत्व चीन कर रहा है और भारत इसका समर्थन कर रहा है। ठीक है, दोनों देशों का मामला समझ गए। चीन नेतृत्व कर रहा है, भारत कह रहा है कि हाँ हम इसका समर्थन करेंगे। अब यहां पर वर्तमान जो ये प्रस्ताव है भारत के विदेश मंत्रालय में फिलहाल जो है विचाराधीन है, और चीन ने कूटनीतिक माध्यम से यूनेस्को की सूची में संयुक्त नामांकन का सुझाव दिया है कि ना मेरे तरफ से ना आपके तरफ से, क्योंकि पहले भी मैं चर्चा करूंगा, पहले कुछ मुद्दे को लेकर के चीन और भारत में टकराव देखने को मिला और इसकी वजह से तीसरे किसी को फायदा हो गया। तो यहां पर चीन ने यह सुझाव दिया भारत सरकार को कि क्यों ना हम संयुक्त रूप से नामांकन करते हैं इसका। अब संयुक्त रूप से नामांकन कहने का तात्पर्य है कि ह्वेनसांग चीन से संबंधित थे, जन्म वहां, और 19 वर्ष तक वो भारत में रहे, तो एक लंबा समय तक भारत में वो रहे और भारत के विभिन्न परिस्थितियों का उन्होंने अध्ययन किया। तो भारत के लोग भी इससे अपने आप को करीबी जोड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के भारत ने इस बात को लेकर के समर्थन देना जरूरी समझा। ब्रिक्स देशों की अन्य संयुक्त नामांकन योजना देखेंगे, जिसमें पंचतंत्र को लेकर के भी चर्चा की जा रही है, जिसमें भारत और ईरान के साथ आने की बात की जा रही है। इसके अलावा सत्याग्रह का दर्शन, अब सत्याग्रह दर्शन तो गांधी जी से संबंधित है। गांधी जी निश्चित तौर पर भारत और दक्षिण अफ्रीका में एक लंबे समय तक रहे हैं, तो दोनों यहां पर भी साथ आ रहे हैं। अब देखेंगे ब्रिक्स की बात, यहां पर कौन कौन देश, तो यहाँ पर ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, प्लस कह लीजिए चूंकि ईरान, इंडोनेशिया, बाकी देश भी जुड़ गया है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे यहाँ पर ईरान भी अब आ गया है, तो भारत के साथ ईरान भी दिखेगा आपको। और यहाँ पर देखेंगे साउथ अफ्रीका है और इंडिया है, तो सत्याग्रह के दर्शन पर ये दोनों अब साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर हो रहा है चीजें। तो यहां से संयुक्त नामांकन का एक तरह से प्रस्ताव आया। अब प्रश्न एक बनता है कि आखिर संयुक्त नामांकन क्यों? चीन जब नेतृत्व कर ही रहा है तो चीन अकेले क्यों नहीं इसको नामांकित करा रहा है, या भारत क्यों समर्थन करना चाह रहा है? भारत अकेले करा ले, या बाकी जैसे पंचतंत्र की चर्चा किया या सत्याग्रह का दर्शन की बात किया, भारत अकेले कर सकता है, गांधी जी उनके यहीं के रहने वाले हैं। फिर साझा क्यों? देखिए, इसमें एक तरीका है यूनेस्को का, इसमें अवसर बेहद सीमित होते हैं। यूनेस्को की जो विरासत सूची होती है उसमें प्रत्येक देश को 2 वर्ष के चक्र में केवल 2 नामांकन करने की अनुमति दी जाती है, यानी कि 2 से ज्यादा फिर आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप संयुक्त नामांकन करते हैं, यानी कि एक से अधिक देश मिलकर के नामांकन करते हैं, या किसी क्षेत्रीय संगठन के द्वारा आप नामांकन कराने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर लिमिट नहीं है, यानी कि साझा संस्कृति के विरासत की संरक्षण फिर आप अधिक से अधिक संख्या भेज सकते हैं। जैसे कि रामायण परंपरा देखेंगे, भारत और इंडोनेशिया से जुड़ा हुआ है। बौद्ध ग्रंथ भारत चीन से जुड़ा हुआ है। पंचतंत्र भारत ईरान से जुड़ा हुआ है। सत्याग्रह का दर्शन मैंने आपसे कहा भारत अफ्रीका से जुड़ा हुआ है। तो ये सारे देश फिर क्या कर सकते हैं, ये जो लॉ है इसका कि 2 ही नामांकन भेज सकते हैं, इसको कहीं ना कहीं इसका काट निकाल सकते हैं, 2 से अधिक नामांकन अपना ये भेज सकते हैं। इसके अलावा विवाद से बचा जा सकता है। ब्रिक्स जैसे संगठन इसलिए बनाए गए थे कि क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है, और वो अब सही मायने में देखा जाए तो धरातल पर उतरता हुआ नजर भी आ रहा है, चूंकि विभिन्न देश आपसी विवाद को खत्म कर रहे हैं। यहां पर यह किया गया है कि संयुक्त नामांकन से एक ही विरासत पर अलग अलग देश जो समानांतर दावा करते रहते हैं उसकी संभावना कम हो जाएगी, क्योंकि अफ्रीका कह सकता है, साउथ अफ्रीका, की गांधी जी लंबे समय तक वहां रहे, इसीलिए इनके विरासत पर मेरा दावा है। और भारत कह सकता है कि यह कैसे हो सकता है कि गांधी जी पर किसी और का दावा हो जाए। समझ में आ रहा है? तो दोनों मिलकर के इसके लिए प्रयास करें। ऐसे ही चीन ह्वेनसांग को लेकर के दावा करेगा, भारत कहेगा कि नहीं, उन्होंने जितना अध्ययन किया, जितना ज्ञान हासिल किया नालंदा यूनिवर्सिटी में किया, यहाँ पर 19 साल तक रहे,
तो जाहिर सी बात है दावा फिर भारत का होना चाहिए। तो इससे बेहतर है कि संयुक्त रूप से आप लोग आ जाइए। यही ब्रिक्स में मीटिंग में हुआ और यही यूनेस्को में चल रहा है। तो दोहरी फायदा, दो नामांकन का जो लिमिट है उसको क्रॉस कर लेंगे आप, और दूसरा विवाद से भी बच जाएंगे। अब देखिए, पहले भी भारत चीन के बीच विवाद रहा है। वर्ष 2017 में लेके चलता हूं। 2017 में भारत ने सोवा गिरवा, यानी कि एक यह आप कह सकते हैं कि तिब्बत का चिकित्सा प्रणाली है, इसको भारत ने कहा कि हम यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में लाना चाहते हैं। अब इसी समय के हुआ चीन ने इस पर आपत्ति दर्ज कर दी कि तिब्बत की ये चिकित्सा प्रणाली है, तो भारत इस पर क्यों दावा कर रहा है। चीन ने कहा कि नहीं, सोवा गिरवा मेरे दावा के अंतर्गत आता है। अब मामला बिगड़ गया। तो इसी तरह के विवाद से बचने के लिए ब्रिक्स देश अब क्या कर रहे हैं, आपसी समन्वय को बढ़ावा दे रहे हैं और ये बात कर रहे हैं मीटिंग करते हुए कि पहले से ही तय कर लिया जाए ताकि संयुक्त रूप से काम किया जा सके। यह बैठक जो हुआ, ब्रिक्स की सांस्कृतिक कार्य समूह की दूसरी बैठक जून 2026 में किस जगह पर, वाराणसी में आयोजित हुई। आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ब्राजील, चीन, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, इंडोनेशिया, ईरान आदि देश के प्रतिनिधि ने भाग लिया, जो भी ब्रिक्स के सदस्य देश हैं कह सकते हैं। बैठक की सिफारिश से अगस्त 2026 में भोपाल में होने वाली ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक में अब ये भेजी जाएगी। ठीक है, यहां से ही मामला निकला है। अब जरा ह्वेनसांग पे हमने वैसे तो बहुत चर्चा कर लिया, जरा डिटेल से इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चूंकि यूनेस्को में इनका नाम भेजा जा रहा है, इनके पुस्तक का नाम, तो संभव है कि इस पर आने वाले समय में प्रश्न बन सकता है। ये 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान, अनुवादक और यात्री हुए और इन्हें तीर्थ यात्राओं का राजकुमार कहा गया। तीर्थ यात्राओं का राजकुमार यानी कि समझ सकते हैं कि दुनिया भर में जितने भी तीर्थ यात्री हुए, यायावर हुए, उन सब में अहले दर्जे के हुए ये। क्योंकि चीन उस वक्त प्रतिबंध लगा के रखता था अपने नागरिकों पर कि आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं। उस प्रतिबंध को तोड़ते हुए ये भारत आए और उसमें भी दुर्गम पहाड़ी, घाटी, जंगल, इस सब को पार करते हुए पहुंच गए भारत। ये बड़ी मुश्किल यात्रा, उस वक्त इतना रोड वगैरह तो था नहीं, है ना। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मुश्किल परिस्थिति में ये भारत तक पहुंचे। तो यात्रा जो है ना, तीर्थ यात्रा करने का जिजीविषा जो इनके अंतर्गत पाया गया, वो शायद ही दुनिया भर में किसी भी यात्री के अंतर्गत पाया गया। इसीलिए इनको तीर्थ यात्राओं का राजकुमार कहा जाता है। यहाँ आए, बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन किया, भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संबंध को कैसे मजबूत किए जा सकते हैं उसकी पड़ताल की, और ऐसा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी इन्होंने निभाया। भारत यात्रा का इनका उद्देश्य यही था कि चीन में, जैसा मैंने पहले कहा कि बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ उपलब्ध हैं, वह ग्रंथ बहुत ही कह सकते हैं प्रतिष्ठित नहीं है, या उसमें फैक्चुअल कुछ त्रुटियां हैं, अधूरा है ना, संवाद की कमी है। तो इन्होंने तय किया कि जहां से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, हम उसी धरती पे जाएंगे, और वो भारत था। तो उसकी वास्तविकता को समझने के लिए 629 ईस्वी में भारत की यात्रा शुरू कर दी, और प्रतिबंध के बावजूद भी साहसपूर्ण तरीके से यहां तक पहुंच गए। देखिए यहां पर ये हैं, और किस तरह से, कितना दुर्गम ये सब रास्ता वगैरह तय करते हुए ये कैसे कैसे करके भारत में किस किस एरिया में घूमते रहे, ये पूरा इनका रूट है। और उस समय सोच सकते हैं कहीं से भी कोई मतलब रोड वगैरह कहीं कुछ था ही नहीं, और फिर भी इन्होंने ये किया। जो गोबी रेगिस्तान है, ऊंचे पर्वत है, मध्य एशिया के कठिन मार्ग हैं, इस सब को पार कर लिया। कई कठिनाई, कई जोखिमों का सामना करते हुए अंततः ये भारत पहुंच ही गए। तो इसीलिए इनको तीर्थ यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय पहुंचे। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी और खास करके आवासीय विश्वविद्यालय भी। यहां पर ये जब पहुंचते हैं तो यहां पर 15 वर्ष बिताए, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय ऐसा जगह जहां पर बौद्ध भिक्षु रहते थे, और यहां पर बौद्ध धर्म के विषय में दर्शन, शास्त्र, इन सब का अध्ययन किया करते थे। तो यहां रह करके इन्होंने आचार्य शीलभद्र के मार्गदर्शन में बौद्ध दर्शन और इसके अलावा योग शास्त्र का अध्ययन किया। बाद में स्वयं भी एक प्रतिष्ठित विद्वान यहाँ के ये बन गए थे। हर्षवर्धन से संबंध आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। ये तस्वीर काफी फेमस है ना। इस तस्वीर को काफी आपने देखा होगा, कई जगह पेंटिंग एग्जीबिशन वगैरह में लगाया जाता है। ह्वेनसांग उस समय के महान सम्राट हर्षवर्धन के संपर्क में भी रहे। हर्षवर्धन उनके ज्ञान से अत्यंत प्रभावित हुआ करते थे, और फिर उन्होंने
कन्नौज में आयोजित एक विशाल धार्मिक सभा में ह्वेनसांग को एक विशेष सम्मान भी दिया। कहां के सभा में? कन्नौज में। ये ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ये तस्वीर, ये हर्षवर्धन की तस्वीर बताई जाती है और ये ह्वेनसांग की तस्वीर बताई जाती है ना। अब चीन वापसी और योगदान इनका हो रहा है। 645 ईस्वी में चीन लौटते समय ह्वेनसांग अपने साथ बहुत सारे धर्म ग्रंथ, बुद्ध की प्रतिमाएं और महत्वपूर्ण ज्ञान सामग्री लेकर के गए और वहां पर चीनी भाषा में इसका अनुवाद किया, जिससे चीन में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार को एक नई दिशा मिली। और इनकी जो पुस्तक, जिसको भारत में सीयूकी कहा जाता है, उसका महत्व समझिए। यहाँ पर अपनी भारत यात्रा के जो अनुभव हैं उसको इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया? संकलित कर दिया। जहां जहां घूमे, जो जो चीजें लगा, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सारे चीजों का उसमें जिक्र इन्होंने किया। प्रारंभिक जो मध्यकालीन भारत है उसके इतिहास, समाज, धर्म, संस्कृति, सभी चीजों पर बहुत बेहतरीन लेखन जो है सीयूकी में दर्ज किया गया है। अब चलिए, सांस्कृतिक विरासत में लगातार चर्चा कर रहा हूं कि यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत, यानी सांस्कृतिक विरासत फिर होता क्या है? देखिए, सांस्कृतिक विरासत कहने का तात्पर्य है कि ऐसा धरोहर जो किसी समाज, समुदाय या राष्ट्र की पहचान, इतिहास, परंपरा, ज्ञान, कला, रीति रिवाज, जीवन शैली, इन सब चीजों को दर्शाती है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ट्रांसफर होते जाती है, उसे हम सांस्कृतिक विरासत कहते हैं। और किसी देश की संस्कृति का संवर्धन करने में और उसे आगे बढ़ाने में यूनेस्को इसमें महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। इसके दो प्रकार होते हैं, आपने पढ़ा होगा आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत। सांस्कृतिक विरासत के प्रकार में एक होता है मूर्त सांस्कृतिक विरासत और दूसरा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत। अब प्रश्न यह है कि मूर्त सांस्कृतिक विरासत क्या है? सीधे तौर पर ऐसी विरासत जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप देख सकते हैं, यानी कि टेंजिबल कल्चर हेरिटेज जिसको कह सकते हैं। जैसे कि अजूबा एक है हमारे देश में, ताजमहल, कुतुब मीनार, बहुत सारे मंदिर, मस्जिद, किला, स्मारक, बहुत सारे प्राचीन जो पांडुलिपियां हैं, कलाकृतियां हैं, ये सब मूर्त है। और अमूर्त क्या है? ऐसे तमाम विरासत जिसे आप छू नहीं सकते, परंपरा है, ज्ञान है, संस्कृति है। जैसे कि भारत में योग है, अब योग को कैसे छुएंगे? योग करते हुए किसी व्यक्ति को छू सकते हैं ना। शास्त्रीय नृत्य है, लोकगीत, लोक कथाएं, रामलीला, देखिए भारत में भी, इंडोनेशिया में भी होता है। पारंपरिक हस्तशिल्प है, लोक परंपराएं हैं, इसे अमूर्त के अंतर्गत रखा गया। तो कुल मिलाकर के ये अब एक ऐसा विषय बना है जो आईआर में हम कहते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में दो तीन चीजों पर बात करते हैं कि एक होता है हार्ड पावर, यानी कि हार्ड पावर का मतलब कि हम, अगर आप हमारी बात नहीं माने तो हम मिलिट्री ऑपरेशन करके बात मनवाएंगे। दूसरा होता है सॉफ्ट पावर, जिसमें हार्ड पावर भी शामिल होता है और सॉफ्ट पावर भी। सॉफ्ट पावर यही, जिस तरह से साझा हमने कूटनीति के काम कर रहे हैं, सांस्कृतिक आदान प्रदान कर रहे हैं, ये सारे चीजें। और एक होता है स्मार्ट पावर, जिसके अंतर्गत बहुत ही अच्छे तरीके से हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर का मिक्स कर दिया जाता है। ये सॉफ्ट पावर के अंतर्गत इंटरनेशनल रिलेशन में भारत और चीन के लिए महत्वपूर्ण होगा, दोनों देशों को करीब लाएगा। एक प्रश्न यहाँ पर है, संबंधित प्रश्न, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर दीजिए। क्या आपको लगता है कि चीन पिछले कुछ समय में भारत के प्रति अपनी रवैया में परिवर्तन कर रहा है? क्या वो दुनिया को ये दिखाना चाहता और भारत को ये दिखाना चाहता है कि हम आपके बेहद करीब हैं और ब्रिक्स को और मजबूत करना चाहता है? इसलिए पिछले कुछ समय से लगातार, चाहे ब्रिक्स की मीटिंग हो, एससीओ की मीटिंग हो, अभी यूनेस्को की सांस्कृतिक साझा विरासत की बात हो, चीन हमेशा भारत की तरफ हाथ बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, भारत को चीन के साथ संबंध बेहतर करने चाहिए या शक की नजर से चीन को देखना चाहिए? आपके जो भी विचार हैं तर्क के साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।